Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 10th का वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी को लेकर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर का, उसी में आगे कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट टर्न तक हम लोगों ने वर्क का फॉर्मूला, डिफरेंट कंडीशंस में वर्क को कैसे निकालते हैं, फिर वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होता है उनको डिस्कस किया था और उस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पे बात करी थी, उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और उसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस लगाए थे। उसी कड़ी में आज कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और फिर उनके न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ए वाटरफॉल डिफर फ्रॉम द टेम्परेचर एट द टॉप, एक्सप्लेन द रीजन। ऐसा कहने का मतलब यह है कि जब किसी वाटरफॉल पर ऊपर से वाटर नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो ऊपर के टेम्परेचर जहां से वाटर फॉल कर रहा होता है और जहां पर नीचे जमीन पर स्ट्राइक कर रहा होता है उस जगह पर, उन दोनों जगहों पर वाटर के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है और उसका रीजन क्या है। तो जब वाटर किसी हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की ओर गिरता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उस जहां पर स्ट्राइक करने वाला है उससे जो उसकी हाइट है, उस हाइट की वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो फॉल करता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो जमीन पर स्ट्राइक करता है, फ्लोर पर स्ट्राइक करता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है, उसका कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है हीट में, कुछ पोर्शन दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जो आपके ड्रॉपलेट्स को ऊपर की ओर डिस्पर्स करता है। तो इस तरीके से ऊपर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फ्लोर तक आते आते, अर्थ तक आते आते आपके स्ट्राइक होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है आपकी हीट में, और वही हीट आपके वाटर के टेम्परेचर को भी स्ट्राइक करने के बाद इंक्रीज करती है। तो इस तरह से जब वाटर ऊपर से गिर रहा होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका टेम्परेचर स्ट्राइक होने के बाद का जो वाटर होता है उसके टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, when water falls from a height the potential energy stored in water at a height changes into kinetic energy of water during the fall. On striking the ground, a part of kinetic energy of water changes into heat energy due to which the temperature of water rises. इसलिए जो जमीन पर टेम्परेचर आपका वाटर का होगा स्ट्राइक होने के बाद वो ज्यादा होगा ऊपर के टेम्परेचर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इज इट पॉसिबल दैट नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इवन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी। कहने का मतलब यदि किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो क्या तब भी कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसको हम लोगों ने बहुत पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके से किया था कि जब हम किसी वॉल को पुश करते हैं तो वॉल पर हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, और कभी भी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो वर्क की वजह से ही हो रही होती है जो वहां पर किसी के द्वारा किया जा रहा हो। तो जब भी किसी वॉल को आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से वॉल को आप डिस्प्लेस यदि नहीं कर पा रहे हैं, और ऑब्वियस बात है कि आप किसी कमरे की दीवारों को यदि आप फोर्स लगाएंगे तो उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से वर्क नहीं हो रहा है, और वर्क ना होने की वजह से वहां पर कोई एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सपोज कोई आप 100 kg का वेट है और उसको आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी आप फोर्स लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन क्योंकि बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसलिए वर्क वहां पर कोई नहीं हो रहा है, और कोई भी एनर्जी आप उस 100 kg को ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि आप फोर्स तो लगाएं लेकिन वहां पर वर्क कोई नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज पुट टू यूज। तो मैकेनिकल एनर्जी की कौन सा पार्ट हमारे यूज में आता है, तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है कि कोई भी एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में तो वो हमारे यूज में आती है। जैसे कोई आपकी व्हीकल चल रही हो या किसी बॉल को आपने थ्रो किया हो तो वहां पर आपके द्वारा किया गया जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेम 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको बताने हैं। तो वैसे तो आप लोग 6 से भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज को जानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। सोलर एनर्जी हम सभी जानते हैं, सोलर सन से जो एनर्जी आ रही है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से यूज़ कर पाते हैं, तो वो सोलर एनर्जी होती है। सोलर पैनल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, जहाँ पे सन से आने वाली जो रेडिएशन है उस हीट को हम एब्जॉर्ब कर कर उसका यूज़ करते हैं, तो वो आपकी सोलर एनर्जी है, और जिसको आजकल हम लोग सोलर पैनल के द्वारा अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं। फिर आपकी हीट एनर्जी है। हम सभी जानते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उससे हम जो आपकी डिजायर्ड आपका काम होता है उसको कंप्लीट कराते हैं, तो हीट एनर्जी है। लाइट एनर्जी भी आप यूज़ करते हो। केमिकल एनर्जी भी है कि जब आप पेट्रोल को आप डालते हो किसी व्हीकल में तो वहाँ पर आपका केमिकल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है और आपको फ्यूल एनर्जी मिलती है। हाइड्रो एनर्जी भी आप जानते हैं कि जो आपके बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहाँ वाटर की हाई पोटेंशियल एनर्जी को जो हाई हाइट से नीचे गिरते हैं तो वहाँ पर हम जो टर्बाइंस हैं आपके डैम की उनको रोटेट करवाते हैं, और वहाँ पर जो हाई एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है आपके टर्बाइंस के घूमने में। फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा आप किसी फैन को, आप टीवी को, आप किसी मोटर को रन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी भी आप जानते हैं, आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं या जो न्यूक्लियर स्टेशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब हो गया जो आपके अर्थ के अंदर जो वोल्केनो वगैरह जो आप देखते हैं वो सब जियोथर्मल एनर्जी की वजह से होते हैं। जो विंड एनर्जी है, जब हवा चलती है तो हवा के चलने से भी हमने बहुत बड़ी बड़ी टरबाइनें आपने देखी होंगी लगा रखी हैं जो विंड के फ्लो की वजह से टर्न करती हैं और उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी भी हम जानते हैं इस तरह से अपनी वॉइस को एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। जब हम माइक पर बोलते हैं तो हमारी साउंड एनर्जी माइक के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। मैग्नेटिक एनर्जी, उसी माइक में ही मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी किसी मोटर के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा जो आप वर्क करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में यानी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये सभी आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, इनमें से कोई भी आप 6 आपके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स एंड मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एनर्जी चेंजेस दैट अकर इन। जैसे कि हमको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, तो हमको इन एग्जांपल्स में बताना है कि किस तरह की एनर्जी आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो जैसे द अनवाइंडिंग ऑफ वॉच स्प्रिंग, जो आपकी वॉच होती है, जो रिस्ट वॉच है, उसमें आप जब चाबी भरते हैं तो एक्चुअल में जो वहां पर स्प्रिंग होती है आपकी वॉच के अंदर, उसको आप चाबी भर के उसको आप टाइट करते हैं, एक तरह से उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टर्न दे करके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। वही पोटेंशियल एनर्जी फिर आपकी नीडल्स को रोटेट करने में यानी काइनेटिक एनर्जी में काम आती है। तो जो पहला एग्जांपल है, यहाँ पर जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है आपकी नीडल्स के रोटेशनल में यानी काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे जो सेकंड क्वेश्चन है, ए लोडेड ट्रक व्हेन स्टार्टेड एंड सेट इन मोशन। कोई लोडेड ट्रक है, खड़ा हुआ ट्रक है और वो स्टार्ट होकर मोशन में आता है, तो वहां पर कौन सी एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही होती है? तो वहां पर क्या होता है कि आप उस इंजन को स्टार्ट करते हैं और इंजन कैसे स्टार्ट होता है, वहां पर कोई फ्यूल होता है, डीजल होता है या पेट्रोल होता है, वो बर्न होता है, बर्न होकर यानी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है आपकी मोटर की घूमने में, और मोटर के घूमने से आपकी जो व्हीकल है वो मूव करता है यानी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपका फ्यूल एनर्जी या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से एक कार गोइंग अप हिल, यदि कोई कार जो है स्पीड से अप हिल जा रही है, हाई हाइट पर जा रही है, हिल के ऊपर चढ़ रही है, तो जैसे जैसे वो अर्थ से ऊपर चढ़ती जाएगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीफ, तो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीफ क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया, जो लाइट पड़ती है आपकी, जो सन की लाइट पड़ रही है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो सन की लाइट से वो अपना फूड क्रिएट कर रहे हैं, यानी लाइट एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रही है आपकी केमिकल एनर्जी में।
ठीक है, क्योंकि केमिकल जो है आपका वही फूड जनरेट करता है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी में क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बैटरी को चार्ज कर रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। और जब बैटरी से आप करंट लेते हो तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चार्ज करते समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, उससे बैटरी से करंट लेते समय केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का मतलब हो गया सांस लेना। तो सांस लेने में क्या हो गया, आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी के आंसर्स देख सकते हैं। रिस्पिरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर अंदर हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, उससे हीट जनरेट होती है और वो हीट हमारी मैकेनिकल वर्क में काम आती है, हमारी बॉडी को रन करने के काम आती है। तो रिस्पिरेशन एक तरह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होना है आपकी हीट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। फिर बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, तो मैच स्टिक को जब आप बर्न करते हो तो उसका मतलब भी क्या हो गया कि वहां पर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। जो केमिकल लगा हुआ उस मैच स्टिक पे जब वो बर्न हो रहा है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है हीट में। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स में, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ तो साउंड भी क्रिएट हो रहा है, हीट भी क्रिएट हो रही है, लाइट भी क्रिएट हो रही है। तो जब भी कोई क्रैकर आप एक्सप्लोड करते हो तो वहाँ हीट एनर्जी भी जनरेट होती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है, यानी इस तरह की तीनों ही एनर्जीज यहाँ पर क्रिएट होती हैं आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। तो ये आपके कुछ आंसर्स हो गए, इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग केसेस। अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनमें कौन कौन सी एनर्जीज किस में चेंज हो रही है उसको हम समझें। अब जैसे लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं उसको वो साउंड में क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी। ठीक है, स्टीम इंजन, स्टीम क्या कर रहा है, स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। स्टीम क्या है, हीट, यानी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में वहां पर कन्वर्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट आपका है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, जब आप बोलते हो यानी जो साउंड एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो साउंड एनर्जी माइक्रोफोन से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हो और उसका जो ड्रम है वो रोटेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इसको आप लाइट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो उससे क्या जनरेट हो रही है, लाइट जनरेट हो रही है, साथ साथ उससे हीट भी थोड़ी सी निकलती है, यानी यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी। बर्निंग कोल, तो बर्निंग कोल से भी आप ये कर सकते हो, जब कोल बर्न होता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो हीट के फॉर्म भी होती है और लाइट के फॉर्म में भी होती है। तो बेसिकली हम हीट एनर्जी ही प्रेफर करेंगे कि जब हम कोल को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीट एनर्जी। फिर है सोलर सेल आपका, तो सोलर सेल में देख लिया जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो सोलर सेल क्या करते हैं, सोलर सेल लाइट एनर्जी को लेते हैं और अपने सेल्स को चार्ज करते हैं और फिर वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है, यानी सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल में, और फिर केमिकल से यदि आप उससे करंट लेते हैं तो कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही बायोगैस बर्नर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भी आपका केमिकल एनर्जी जो है वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक सेल इन सर्किट, कोई इलेक्ट्रिक सेल इन सर्किट में क्या कर रहा है, वो आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जो सेल है, सेल में जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, और वही केमिकल डिकम्पोजिशन होने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलते हैं और वही हमें सर्किट में करंट अवेलेबल कराते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल सर्किट में आपको इलेक्ट्रिक सेल इन सर्किट प्रोवाइड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पेट्रोल इंजन ऑफ रनिंग कार, तो आपका केमिकल एनर्जी पेट्रोल हो गया, जब वो बर्न होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक टोस्टर, यहाँ टोस्ट आपका हीट होकर निकलता है, ठीक है, तो वहां बेक होकर निकलता है, तो वहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। फोटोवोल्टिक सेल, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो लाइट एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में उसमें कन्वर्ट हुई केमिकल में और केमिकल कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरह से आपकी जो फोटोवोल्टाइक सेल है वो भी आपको लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है,
वो एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें हम लाइट जब फ्लो करते हैं तो मैग्नेट बन जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने पर जो मैग्नेट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, हाई मैग्नेट बन जाता है और आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टी देता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से इन सारे डिफरेंट आपके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स हैं, उनको हम यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इज इट practically possible to convert a form of energy completely into the other useful form? Explain your answer। कहने का मतलब ये है कि क्या ये हो सकता है कि कोई एक एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरे फॉर्म में। इन थ्योरेटिकल तो ये पॉसिबल है, लेकिन इन प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्रैक्टिकल पूछा गया, तो इन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं होता कि एक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाए दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी किसी फैन को देते हो, किसी मोटर को देते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी जो उसको मिलती है उसका कुछ बहुत सा पोर्शन उसके रेजिस्टेंस में खर्च हो जाता है। जब मोटर घूमता है तो वहाँ फ्रिक्शन में खर्च हो जाता है, यानी जो हमको वर्क मिलता है, जो मैकेनिकल वर्क मिलता है, जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल, कंप्लीटली कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर डिसिपेशन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक और थ्योरेटिकल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स भी उन्हीं फॉर्मूलाज पे और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होंगे जो अभी तक हम लोगों ने पीछे पढ़े और किए। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट ए हाइट h and 2h, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको पता है कि फ्लोर से कोई दो बॉडीज हों जो h और 2h हाइट पे रखी हैं, जो कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है। एक बॉडी h हाइट पे रखी हुई है और दूसरी बॉडी जो रखी हुई है वो 2h हाइट पे रखी हुई है। ठीक है, इन दोनों ही बॉडीज के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेशियो आपको पता करना। तो आपको पता है कि पहली बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा P1 इज इक्वल टू mgh। मास देखिए दोनों बॉडीज के सेम है, इक्वल मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी पहली बॉडी का हो जाएगा mgh, h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। दूसरी बॉडी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा P2, ये आपकी दूसरी बॉडी है, P2 किस हाइट पे है 2h हाइट पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है mg और h, और यहां पे h कितना है, यहां पर दूसरी बॉडी 2h हाइट पे है। तो इस तरह से दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ही हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे mgh और mgh कैंसिल हो गए, क्या आपका बचा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आ गया 1/2, यानी क्या रेशियो हो गया आपके पोटेंशियल एनर्जीज का 1:2। ठीक है, यानी हल्की करें जो लोअर हाइट पर है और जो ग्रेटर हाइट पर है उनके बीच का जो रिलेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जीज का जो रेशियो है वो कितना है 1:2 है। ठीक है, जो हाई हाइट पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डबल है, हाई हाइट पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डबल है लोअर हाइट पर आपकी जो बॉडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब यहां पर भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही था कि सपोज ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से आपका कोई ऑब्जेक्ट या मास m इज इक्वल टू 1 kg, m इज इक्वल टू 1 kg कितने हाइट पर रखा हुआ है 5 मीटर हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको बतानी, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू क्या होता है mgh, तो m g एंड h। अब आपको m की वैल्यू पता है यहाँ पर 1 kg, तो m की जगह आप 1 kg रख देंगे। g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, तो इसको आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 5 मीटर,
तो आप यहाँ पर 5 मीटर लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 50 यूनिट लिखें तो यूनिट केजी हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया और पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये आपका आ गया 50 जूल। तो इस तरह से जो आपका जो ये आंसर क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स ऑफ वेट 150 किलोग्राम फोर्स हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी stored in it equal to 14,700 joule. Find the height of the box above the ground. तो यहां पर भी क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, इसका मतलब P दे रखा है। P का मतलब क्या होता है, mgh। ये कितनी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 14,700 जूल। ठीक है। बॉक्स ऑफ वेट, वेट कितना दे रखा है, 150 किलोग्राम फोर्स। तो 150 किलोग्राम फोर्स का मतलब है वेट दे रखा है, बस इसमें जी का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब कभी भी किलोग्राम फोर्स होता है इसका मतलब हमें जी का मल्टीप्लाई करना है। तो mg में आपको mg की वैल्यू दे रखी है 150 किलोग्राम फोर्स इनटू क्या हो गया, हाइट। तो हाइट तो हमको निकालनी है, इक्वल क्या हो गया 14,700 जूल। तो इस तरह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी 14,700 जूल दे रखी है और उसका फॉर्मूला हमको पता है mgh। यहाँ mg होता है बॉडी का वेट और बॉडी का वेट कितना है 150 किलोग्राम फोर्स। और जब कभी भी किलोग्राम फोर्स होता है उसका मतलब वहां पर 9 जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पर 9.8 यानी 150 kg और इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है तो हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू एच। ये इक्वल हो जाएगा आपका 14,700 जूल। ठीक है। तो इसको आप फिर सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14,700 जूल अपॉन 150 इंटू 9.8। अब इसके बाद क्या होगा, आप 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1470 जूल अपॉन ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 9.8। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 10 यदि 10 होता तो 150 हो जाता, 8 है यानी 2 पॉइंट कम है तो 15 2 30, 30 पॉइंट कम हुआ 150 में 0.30 तो ये हो जाएगा 147। तो ये आपका 15 इंटू 10 होता है तो 150 हो जाता, 2 पॉइंट कम है 10 से यानी 15 2 33, 3 कम है यानी 147 है। तो 147 से ये 147 कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 10। और हाइट है तो हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आपका हाइट 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी यूनिट है वो भी आप लिखेंगे, 140 kg भी लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका जब यहाँ पर पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज़ और आप यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो भी, क्योंकि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो MKS सिस्टम में है, तो जो H का आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, MKS सिस्टम में आएगा, यानी 10 मीटर आपका इस तरह से सॉल्व होकर आ गया। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। 10 मीटर हाइट पर है, वो फॉल करते हुए कहां तक आई, 4 मीटर तक आई। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, द टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। यानी 10 मीटर में थी तो कितनी उसके अंदर एनर्जी थी आपकी, 4 मीटर पे है तब उसके अंदर कितनी एनर्जी है ये आपको बताना। तो देखिए पहले तो देखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज ये आपकी सरफेस है और जो आपकी बॉडी थी वो पहले 10 मीटर थी ऊपर, वो फ्लोर से 10 मीटर हाइट पे थी, ऊपर से गिरते हुए ये 4 मीटर हाइट पर आ गई। यानी अब जो उसकी हाइट है वो कितनी है, वो आपकी 4 मीटर है।
तो यहां पर कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी अपनी हाइट की वजह से P1, और यहां पर कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी अपनी हाइट की वजह से P2। तो P1 कितनी थी? तो फॉर्मूला तो पोटेंशियल एनर्जी का वही होता है m g और h। तो m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू तो 5 kg है, तो 5 kg लिखेंगे। g की वैल्यू कितनी है? उसने बता रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू h कितना दिया हुआ है? पहले वो 10 मीटर हाइट पे था, तो वो आपने यहां लिख दिया 10 मीटर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? P1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 और 5, तो 500 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे यूनिट क्या कहते हैं? जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पहले कितनी थी? 500 जूल थी। ये तो पहले केस की पोटेंशियल एनर्जी होगी जब हाइट 10 थी। अब जब उसकी हाइट 4 मीटर बची है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको भी आप निकाल सकते हैं। P2 सेम फॉर्मूला उसके लिए भी लगेगा, m g और h। m की वैल्यू उतनी ही रहेगी 5 kg, g की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू अब आपकी कितनी हो गई है? 4 मीटर हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 40 और 5 200, 5 4 जा 20 और 10 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम जूल लिखेंगे। तो कितना? 200 जूल आपकी अब एनर्जी हो गई। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया आपका? कितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ? लॉस पूछ रहा है, तो लॉस लिखेंगे। लॉस का मतलब क्या होता है? आपके पास पहले कितना था और अब कितना है। तो लॉस में पहले जो आपके पास एनर्जी थी 500 जूल, और अब कितनी है आपके पास? 200 जूल। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 जूल। यानी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया आपका 300 जूल का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। अब कह रहा है द टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो यहां पर देखिए सेकेंड पार्ट की बात करें तो हम यहां पर सेकेंड पार्ट लिखते हैं इस तरह से। सेकेंड पार्ट, जब जो आपकी बॉडी थी वो इस पोजीशन पे थी P1 में, तो वहां पर कोई वेलोसिटी नहीं थी क्योंकि यहीं से वो फॉल करना शुरू करती है। तो यहां पर केवल एक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? mgh, और वो कितनी थी? 500 थी। जब वो यहां से फॉल करते हुए यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर उसमें कुछ वेलोसिटी भी आ चुकी होगी, यानी वहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कम होने की वजह से कम हो चुकी होगी। वो हमने देख भी लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 200 हो गई। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 500 थी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 203, 300 एनर्जी हमारी लॉस हो गई। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहां पर अब कुछ वेलोसिटी आ गई। तो टोटल एनर्जी अभी भी यहां कितनी हुई? नई पोटेंशियल एनर्जी 200, और जो एनर्जी का लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में, तो काइनेटिक हो गई 300, तो टोटल कितनी हो गई? 500। यानी गिरते समय हर समय जो टोटल एनर्जी होगी वो वही होगी जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर थी। बस एनर्जी का पार्ट फॉर्म चेंज होता रहेगा। कुछ फॉर्म पोटेंशियल का था तो अब कुछ फॉर्म पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का हो गया। जब ये जमीन पर टच कर जाएंगी तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से किसी भी पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी थी वो हर समय कितनी रहेगी? mgh, यानी 500 जूल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 500 जूल आपकी टोटल एनर्जी रहेगी। ठीक है, क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन से, बाय द एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड इफ द एनर्जी स्पेंड इन डूइंग सो इज 1.0 जूल। कह रहा है किसी बॉडी को आपने किसी हाइट तक उठाया है और आपने जो वर्क किया है वो कितना वर्क किया है, 1.0 जूल। तो बताइए आप किस हाइट तक उसको ले गए हैं। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जो एनर्जी हमने खर्च की है वो कहाँ खर्च की, वर्क करने में करी, और जो एनर्जी हमने यहाँ पर स्पेंड की है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस बॉडी की हाइट में, जब पहुंचेगी तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी में। यानी ये जो एनर्जी स्पेंड हुई है एक्चुअली में क्या है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग क्या यहाँ पर जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो एनर्जी दे रखी है ये एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं गिवन पोटेंशियल एनर्जी इज 1.0 जूल, और ये किसके इक्वल होती है, एम जी और एच के। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1.0 जूल अपॉन एम एंड जी। ठीक है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1.0 जूल है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, एम जी एच के। हमने कैसे मान लिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो बॉडी है उसको लिफ्ट किया गया है किसी हाइट तक। तो जब बॉडी को लिफ्ट करते हैं किसी हाइट में तो जो भी वर्क करते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह से ये जो हमने एनर्जी खर्च करी है वो एक्चुअली में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में खर्च हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1.0, और वो इक्वल होती है mgh के। तो h क्या हो जाएगा, mg से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो h इज इक्वल टू 1.0 अपॉन mg। अब आप इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, तो 1.0 जूल अपॉन m कितना ले लेंगे यहाँ पर आप, 0.5 kg लेंगे। तो 0.5 को आप चाहो तो 1/2 भी ले सकते हो, अभी हमने 0.5 ही लिख दिया। और g की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो g को आप 10 लिख सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपका h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर तो 1.0 जूल है। जूल का मतलब क्या होता है, जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए 0.5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 से 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बाकी का पोर्शन, किलोग्राम मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब 5 से आप डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 देखिए किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, मीटर बन गया। इस तरह से h इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.2 मीटर। यानी 0.2 मीटर हम उसको उठाएंगे यदि हम बॉडी को 0.5 kg को 1 जूल वर्क कर रहे हैं उसको, तो उसको कितना ऊपर ले गए, 0.2 मीटर हम ऊपर ले गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ये A boy weighing 25 kg force climbs up from the first floor at a height of 3 meter above the ground to the third floor at a height of 9 meter. What will be the increase in its gravitational potential energy? तो बॉय कहां से कहां गया है, बॉय पहले कहां पर था, फर्स्ट फ्लोर पर था जो कि जमीन से 3 मीटर की हाइट पर है। अब कहां पर पहुंच गया है, वो आपके थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया। उसकी हाइट कितनी है, 9 मीटर है जमीन से। कितनी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो आइए इसको पहले जरा फिगर बनाते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है, और ये आपका हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर कितना ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर आपका 3 मीटर ऊपर था फ्लोर से, यानी ग्राउंड से। फिर आपको वो कहां ले गया, वो आप पहुंच गए वहां पर, आप थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, यानी एक आपका सेकंड फ्लोर होगा और फिर आपका यहां पर थर्ड फ्लोर हो गया, आप थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए। और थर्ड फ्लोर कितना ऊपर है, थर्ड फ्लोर आपका ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर है। तो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पॉइंट ए से
फर्स्ट फ्लोर से बी यानी थर्ड फ्लोर तक जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि सपोज ए पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी पी और बी पर पोटेंशियल एनर्जी थी पी। तो हम पी और पी को निकाल लेते हैं, पी में पी माइनस कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कितनी पोटेंशियल एनर्जी में उसके चेंज आया। तो पी क्या होगा, देखिए पी इज इक्वल टू होगा mgh। तो m उसका मास हो गया, g ग्रेविटी हो गई और h कितनी है 9 मीटर। ठीक है, तो यहां पर ये 9 मीटर हो गई। इसको थोड़ा सा हम कुछ अलग तरीके से लिख दें जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, तो 9.0 मीटर। ठीक है, इस तरह से इनटू का साइन भी बना दें यहां पर। तो ये mgh, तो या सिंपल कह दें तो ये क्या हो गया 9 mg जूल। ठीक है, m की वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे और ये आपका pb आ गया। इसी तरीके से आपका pa निकाल लेते हैं। pa भी क्या हो जाएगा, मास तो वही है, एक ही आदमी है, एक ही बॉय है, ग्रेविटी भी वही रहेगी और अभी कहां पर है वो 3 मीटर पर है। तो 3 मीटर, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, पोटेंशियल एनर्जी है 3 mg जूल। यानी m और g की वैल्यू केवल पुट करेंगे तो किसमें आ जाएगा जूल। तो ये वो एनर्जीज हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया हमको पता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंस निकालना है तो बाद की पोटेंशियल एनर्जी में पहले की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे, यानी डेल्टा निकालना है, चेंज निकालना है। तो डेल्टा पी का मतलब हो गया बाद की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पहले की पोटेंशियल एनर्जी। तो बाद की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखिए 9 mg जूल है, तो यहां लिख दिया 9 mg जूल माइनस पहले की कितनी है 3 mg जूल है, तो 3 mg जूल सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 6 mg जूल आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 kg, तो ये हो गया 25 kg। g कितना दिया हुआ है आपका, g आपको दिया हुआ है 10, तो g की वैल्यू रख दी हमने 10, तो ये किस में आंसर आएगा, जूल में आएगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, 25 6 150 हो गया और ये 10 आपका कितना हो गया 150 जूल। यानी इतनी एनर्जी का चेंज आ जाएगा जब हम आप बॉडी को ए से बी तक ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बाद की पोटेंशियल एनर्जी और पहले की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आपका है यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लिया। ठीक है, अब हमने जैसे लास्ट में वैल्यू रखी है एम और जी की, आप चाहें तो यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं और फिर उसी रखी हुई वैल्यू को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आगे के बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।